हेलो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आप लोग अपने पढ़ाई में अच्छा कर रहे होंगे और ये वीडियोस आपके कुछ काम आ रही होंगी। तो आज हमारे सामने जो प्रॉब्लम है वो ऑप्टिक्स में से है। ऑप्टिक्स में से क्या प्रॉब्लम है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म के बारे में है। तो आइए प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए लाइट रे एंटर्स थ्रू अ राइट एंगल प्रिज्म। ये राइट एंगल प्रिज्म है जिसमें ये 90 डिग्री का है, तो ये राइट एंगल प्रिज्म हो गया। पॉइंट पी पे ये लाइट रे स्ट्राइक करती है विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 30 डिग्री। ये एंगल्स कहाँ से मेज़र किए जाते हैं? ये हमेशा नॉर्मल से मेज़र किए जाते हैं। ये जो आपका इंटरफेस है ए बी, इस पे ये नॉर्मल है और यहाँ से ही हमने इस एंगल को मेज़र किया है, 30 डिग्री है। ओके, फिर क्या होता है? इट ट्रेवल्स थ्रू द प्रिज्म। अब वो लाइट रे प्रिज्म के अंदर आ जाती है एंड इट ट्रेवल्स इन द प्रिज्म पैरेलल टू दिस बी सी एंड एमर्जेस अलॉन्ग दिस फेस ए सी। ठीक है, क्योंकि प्रिज्म का जो मटेरियल है वो कुछ और का बना हुआ है, तो वो लाइट रे को रिफ्रैक्ट कर देता है, उसको बेंड कर देता है। अगर देखिए ये जो ग्रीन रे जो है लाइट रे को रिप्रेजेंट करती है, ये डॉटेड लाइन आप देख रहे हो। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट रे इसी तरह से आगे बढ़ती रहती, अगर ये यहाँ पे भी हवा होती तो। लेकिन क्योंकि प्रिज्म है तो इस प्रिज्म ने इसको इस पाथ से बेंड कर दिया है और अब वो इस पाथ पे चल रही है। ओके, अब आप देखिए अगर ये पूरा मटेरियल आगे भी प्रिज्म का होता, प्रिज्म से ही बना होता, तो ये लाइट रे ऐसे ही आगे चलती रहती। लेकिन क्योंकि अब हवा आ गई है तो फिर से एक बार लाइट रे बेंड हो जाएगी, यानी रिफ्रैक्ट हो जाएगी और इस पाथ से वो इतना बेंड हो गई और इस फेस से निकल रही है। तो इस तरीके से रिफ्रैक्शन हो रहा है। लाइट की रे दो बार बेंड हुई है क्योंकि उसे दो इंटरफेस पे मीडियम चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ओके, तो हमसे पूछा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये हमसे पूछा गया है। मान लेते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n। ठीक है, ओके, सो लेट अस गो टू द सॉल्यूशन स्क्रीन। ये हमारे सामने ये चीज़ है, इस तरह से लाइट आती है और फिर वो प्रिज्म के अंदर जाती हुई और इस तरह से एमर्ज हो जाती है। अब जब भी लाइट रे रिफ्रैक्ट होती है तो हम कौन सा लॉ लगाते हैं? स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो स्नेल्स लॉ को एक बार देखते हैं क्या है। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है? ये दो मीडियम में लाइट को कनेक्ट करता है। लाइट एक मीडियम में रहेगी और फिर दूसरे मीडियम में आ जाएगी, उन दोनों को इसने कनेक्ट किया है। n1 sin θ1 is equal to n2 sin θ2। देखिए ये एक मीडियम की सारी चीज़ें इधर हैं और दूसरे मीडियम की सारी चीज़ें इधर हैं। n1 इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और sin θ1 ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये इसका साइन लेना है। फिर हम दूसरे वाले मीडियम में एंटर कर जाती है लाइट, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा और फिर ये जो एंगल बन रहा है ये कहाँ से मेज़र होगा? हर एंगल नॉर्मल से ही मेज़र होगा। तो जब ये इस मीडियम के अंदर आ जाती है तो इस एंगल को मुझे कहाँ से मेज़र करना है? मुझे यहाँ से मेज़र करना है। ठीक है, इसी नॉर्मल से मुझे मेज़र करना है। ये एंगल मुझे पता नहीं है क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का क्या है, उसने लाइट को कितना बेंड किया होगा, यह हमें नहीं पता, ये नहीं दे रखा है क्वेश्चन में। तो इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम इस इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। स्नेल्स लॉ हमेशा आप इसी फॉर्म में अप्लाई कीजिए, इससे क्या है कि बिल्कुल भी एरर नहीं होगा और आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक मीडियम की सारी चीज़ें इधर हैं और दूसरी मीडियम की चीज़ें इधर हैं। ओके, अब हम इस इंटरफेस पे ए बी जो इंटरफेस है इसको दोबारा मैं बना लेता हूँ। ए बी एक इंटरफेस था और लाइट ये इस पर नॉर्मल है। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल। लाइट रे आती है, ठीक है, और इस तरह से चली जाती है। मुझे कौन से जो एंगल है हमारे कौन से हैं? इस नॉर्मल से हमने इसको मेज़र किया 30 डिग्री और जब ये लाइट रे इस प्रिज्म के अंदर आ गई तो हमने इसको मेज़र किया यहाँ से नॉर्मल से, ये हमने थीटा डिनोट कर दिया है।
तो अब हम इस इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ लिख सकते हैं। वो स्नेल्स लॉ की इक्वेशन लिखते हैं। उधर हवा है, ठीक है, दिस इज द एयर, और फिर आप प्रिज्म के अंदर आ जाते हो। तो मेरी इक्वेशन क्या होगी, हवा का अब आप इस टर्मिनोलॉजी को भूल जाओ, ठीक है, आपको बस ये पता है कि एयर है और इधर प्रिज्म है, ठीक है। तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना है, 1 इंटू साइन, उधर एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू दूसरा मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n, ये n निकालना है हमको, ठीक है ना, इंटू साइन कितना एंगल जो यहाँ से नॉर्मल से लिया है साइन थीटा। तो ये जो है मेरी पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है, 1 इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू n इंटू साइन थीटा। दैट इज एज सिंपल एज दिस। स्नेल्स लॉ अप्लाई करना बहुत आसान है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी एंगल है वो नॉर्मल से लेना है, ठीक है। अब जब लाइट बाहर निकलेगी, अंदर तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा मीडियम का, लाइट यहाँ पे बाहर निकलेगी तो फिर से मीडियम चेंज हो गया, ये दूसरा इंटरफेस आ गया। तो अब मुझे AC पे स्नेल्स लॉ की इक्वेशन लिखनी। ओके, ये मैं इसको आप इक्वेशन 1 बोल सकते हो। अब मैं इस AC इंटरफेस पे इक्वेशन लिखते हैं स्नेल्स लॉ की। आप देखिए यहाँ पे इक्वेशन लिखने के लिए मुझे एंगल पता होने चाहिए, नॉर्मल से कितने एंगल बना रही है वो मुझे पता होना चाहिए। तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन में पहले से ये जो स्क्वायर बॉक्सेस है ना, ये 3 दे रखे हैं और इनका मतलब होता है 90 डिग्रीज, यानी कि ये जो नॉर्मल है और यहाँ पे ये कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। यानी कि आप देखिए जब ये लाइट बाहर निकली तो नॉर्मल से 90 डिग्री ये एंगल माना जाएगा। ये यहाँ से लेके पूरा टर्न होके यहाँ पे आ गए 90 डिग्री। तो एक एंगल तो मुझे मालूम चल गया 90 डिग्री, और उधर हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1 है, मुझे मालूम है, ठीक है। अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे मालूम है। अब मुझे कौन सा एंगल चाहिए, ये जो नॉर्मल है इससे ये जो यहाँ पे लाइट रे के पास जो एंगल है नॉर्मल से मैं मेज़र करूँ, ये एंगल मुझे निकालना है। अगर ये एंगल मुझे मालूम चल जाता है तो मैं यहाँ पे भी स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकता हूँ और मुझे सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। इसलिए मुझे यहाँ का ये एंगल निकालना है। ये एंगल कैसे निकलेगा, ये ज्योमेट्री से निकलेगा, ज्योमेट्रिकल रीजनिंग से निकलेगा। तो आइए अपन पहले इस एंगल को निकाल लेते हैं, फिर दोबारा अपन स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देंगे। ओके, तो अब हम इस एंगल को निकालने जा रहे हैं, इस वाले एंगल को। ये जो इस नॉर्मल से ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल मुझे निकल जाए तो अब मैं इस इंटरफेस पे भी स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दूंगा। तो इसे हम ज्योमेट्रिकल रीजनिंग से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ से जो थीटा है ना, यहाँ से अपन रीजनिंग लगाते हुए और यहाँ पे पहुँच जाएंगे। धीरे धीरे आपको ये आ जाएगा, और एक बार आपको ये ज्योमेट्रिक अप्लाई करना आ गया तो आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको लिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही यहाँ पे बोल के और सीधे यहाँ पे आ जाओगे। ये थीटा है तो ये इतना हो जाएगा, फिर ये इतना है तो ये इतना हो जाएगा, सीधे यहाँ पे आ जाओगे आप। अब अपन देखते हैं क्या ज्योमेट्री है वो, ठीक है। तो अब आप इस पे ध्यान दीजिए, इस इंटरफेस पे, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि नॉर्मल जा रही है। ये नॉर्मल का मतलब क्या है, ये दे रखा है ना 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री पे 2 लाइंस म्यूचुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं। और जब ऐसा होता है तो ये चारों ही एंगल 90 डिग्री हैं। समझना आसान है, बिल्कुल परफेक्टली 90 डिग्री पे काटने का मतलब है चारों ही एंगल वो 90 डिग्री के हैं। यानी ये जो नीचे वाला एंगल है ये भी तो 90 का होगा, ठीक है ना। क्योंकि मेरे लिए ये रेलेवेंट है इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ऊपर वाला एंगल तो आपको 90 डिग्री दे रखा है, नीचे वाला अपन ने अपनी समझ से समझा क्योंकि ये परफेक्टली काट रहा है तो ये भी एंगल 90 डिग्री है। अब क्या होता है कि लाइट एंटर करती है यहाँ पे, ठीक है, और इस 90 डिग्री वाला ये जो पार्ट है इसके अंदर आ गई, ये जैसे आ रही है ये वाली, ठीक है। तो अभी हमने देखा ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल हमने कितना बताया था, थीटा बताया था ना। ये पूरा एंगल तो 90 डिग्री है और ये स्मॉल जो एंगल है जो कि नॉर्मल से हमने इसको मेज़र किया था यहाँ से, ये थीटा है। तो बाकी बचा एंगल कितना हुआ, इजीली आप निकाल सकते हो कितना हुआ, 90 माइनस थीटा हुआ। तो ये जो एंगल है वो है 90 माइनस थीटा। यानी मुझे पता चल गया कि अब आप देखिए ये जो ट्राइंगल है ना छोटा वाला ऊपर वाला, इस ट्राइंगल पे फोकस करो। ये जो छोटा वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को मैं यहाँ बना लेता हूँ।
ठीक है, ऊपर वाला एंगल तो मुझे 90 दे ही रखा है। ये एंगल अभी मैंने, ये वाला जो एंगल है, ये पूरा एंगल तो 90 था, जैसे कि अभी हमने बताया ये 90 है, ये थीटा था मेरा, तो बाकी बचा एंगल 90 माइनस थीटा हुआ। तो ये जो स्मॉल ट्राइंगल है उसका ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब आप देखिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, मैथ स्किल। सपोज कीजिए कोई 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें हमेशा ऐसा ही होता है कि एक एंगल जो 90 डिग्री का है और अगर दूसरा एंगल थीटा है तो फिर तीसरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हमेशा यही पैटर्न रहता है राइट एंगल ट्राइंगल में। अगर आपको पता है कि ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, और अगर आपको पता है ये थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तभी तो आप देखो इन तीनों का सम जो है, आप सम करोगे तो थीटा ये तो कैंसिल हो जाएगा, टोटल 180 डिग्री आ रहा है। इस चीज़ को आप फिगर को याद रखना। तो ये भी 90 डिग्री का एंगल है, हालांकि थोड़ा इसको ट्राइंगल को अपसाइड डाउन रख दिया है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो एक एंगल 90 है, एक 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना हुआ, थीटा हुआ। आप वैसे भी रीजनिंग से निकाल सकते हो उसे, ठीक है ना, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये अगर याद रहेगा ये चीज़, तो फिर कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे इसको थीटा लिखोगे। ठीक है, तो ये थीटा आ गया, ये वाला, ये स्मॉल ट्राइंगल का ये वाला एंगल थीटा आ गया मेरे पास। ठीक है, अब आप इस इंटरफेस को देखते हैं, क्या है ये। इस इंटरफेस को देखोगे तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल है, ठीक है, जिसका 90 डिग्री हमको दे रखा है, ये 90 डिग्री है, यानी ये चारों एंगल भी 90 डिग्री के होंगे, वो सब कुछ ही परफेक्टली 90 डिग्री है। यानी ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का होगा, ये वाला, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे आ रही है यहाँ से यूं। छोटे वाले ट्राइंगल का ऊपर वाला जो एंगल है वो अभी हमने निकाला था, थीटा था, ठीक है। तो ये नीचे वाला एंगल अब कितना हो जाएगा, अब आप सोच के बताओ, आप खुद निकाल सकते हो। ये पूरा एंगल जब 90 है, ये ऊपर वाला थीटा है, तो नीचे वाला एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। यानी कि मैंने पता लगा लिया है, ये जो मेरा डिजायर्ड एंगल था ये कितना है, ये मैंने पता लगा लिया है, वो कितना है, 90 माइनस थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा। अब जब लाइट बाहर निकल रही है तो वो नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, वो तो हमें पहले से गिवन है, 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो अब मैं इस इंटरफेस पे भी स्नेल्स लॉ लिख सकता हूँ। तो आइए अब इस पे हम स्नेल्स लॉ लिखते हैं, ठीक है। स्नेल्स लॉ ऑन द इंटरफेस AC, AC इंटरफेस पे अपन स्नेल्स लॉ लिखते हैं। लाइट रे यहाँ से आती है, ठीक है, ये नॉर्मल थी, ठीक है, और लाइट रे ऐसे जा रही है। इस नॉर्मल से ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, और इस नॉर्मल से जब ये लाइट रे बाहर निकलती है तो ये कितना है, 90 डिग्री। आप स्नेल्स लॉ लगा दीजिए इस पे। ओके, उधर क्या है, प्रिज्म, ठीक है ना। तो पहले प्रिज्म की चीज लिखते हैं। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इंटू कितना एंगल है ये, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये प्रिज्म की चीज लिख दी है मैंने, इज इक्वल टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1, तो मैंने 1 लिख दिया, इंटू साइन 90 डिग्री। तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई। दोनों इंटरफेस की इक्वेशन अब अपन ने लिख दी है। इस इक्वेशन को आप 2 बता सकते हो, ठीक है। तो हमने दोनों इक्वेशंस लिख दी है, ओके। तो उन दोनों इक्वेशन को अब एक जगह लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी, आपको ध्यान होगा, 1 एयर का था, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, फिर वो प्रिज्म में आ गया था n, और प्रिज्म के अंदर एंगल था थीटा। दूसरी बार पहले प्रिज्म में था n, ठीक है, इनटू एंगल था साइन 90 माइनस थीटा,
और ये इज इक्वल टू आ जाता है, अब हवा में चलते हैं, हवा में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और एंगल था 90 डिग्री। अगर कोई समझदार बच्चा होता तो क्या करता, इसको पहले से इधर लिख देता और इसको उधर लिख देता, क्योंकि ये कांस्टेंट है, उधर भी कांस्टेंट है, क्योंकि उसे पता होता कि हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल है ना, एन और टीटा, और मैथ्स के अंदर दो वेरिएबल होते हैं, दो अननोन होते हैं, तो उसके लिए सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशंस चाहिए होती हैं, और एक को एलिमिनेट करने के लिए जब वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो तो बेस्ट तरीका क्या होता है, हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। कोई बात नहीं, अपन इसको दोबारा से रीअरेंज कर लेंगे। पहले आप ये देखिए, कुछ मैथ की कुछ सिंपल चीज़ें मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। मैथ स्किल, एक तो आपको ये चीज़ मालूम है कि साइन 30 डिग्री कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है हाफ। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, आपको या तो पता होगा या याद होगा। और अगर ट्रिग्नोमेट्री से बिल्कुल फैमिलियरिटी नहीं है तो मैंने मैथ स्किल्स एक नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री की एक वीडियो है, आप उसको देख लोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगी, उससे फैमिलियरिटी बढ़ जाएगी और ये छोटी मोटी चीज़ें उसमें आ जाएंगी आपको। ठीक है, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अच्छा साइन 90 माइनस टीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस टीटा होता है कॉस टीटा के बराबर होता है। ऐसा कैसे होता है ये आपको उस वीडियो में बताया गया है। ठीक है, प्रूफ किया है मैंने उसमें, और आप विश्वास हो जाएगा कि फिर हाँ ये यही होता है। ठीक है, अच्छा tan थीटा क्या होता है, आगे tan थीटा आने वाला है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये सारी चीज़ें मैथ की है। ओके, तो ये जो सेकंड वाली इक्वेशन थी ना, ओके, अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को रीअरेंज कर लेते हैं। पहली इक्वेशन को लिखते हैं दोबारा से। ठीक है, पहली इक्वेशन को मैं दोबारा से लिखूंगा, 1 इंटू साइन 30 कितना होता है, हाफ इज इक्वल टू n इंटू साइन थीटा। इन दोनों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। दूसरी इक्वेशन को जब मैं दोबारा लिख रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को फ्लिप कर देता हूँ, बराबर ही तो है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको फ्लिप कर देते हैं और ये जो वेरिएबल वाला पार्ट है, अननोन वाला पार्ट है, ये इधर आ जाएगा, तो अननोन एक जगह हो जाएंगे। तो अगर मैं इस पार्ट को इधर लिखता हूँ तो ये हो जाता है n, और अभी अभी आपने देखा था साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाता है आपका कॉस थीटा। ये क्या है, 1 इंटू साइन 90 इज़ व्हाट, 1। ठीक है, साइन 90 इज़ 1। अब आपको दिख रहा है इन दोनों इक्वेशन को, ये 1 इक्वेशन थी अपनी और ये सेकंड इक्वेशन थी। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करोगे तो आप क्या आ जाएगा, n साइन थीटा को आप डिवाइड कर दो n कॉस थीटा से। इधर आप डिवाइड करोगे तो 1/2 के नीचे 1 आएगा, तो ये 1/2 ही आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि n से n तो कैंसिल हो गया, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये क्या होता है, tan थीटा होता है। तो मेरे पास आ गया है हाफ इज इक्वल टू tan थीटा। ये चीज़ मेरे पास आ गई। अगर यहाँ तक आ गया है तो अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, इससे मुझे एक ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन से मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, ये ट्राइंगल अपना बन गया। ये कितना है, एंगल थीटा, तो ये थीटा एंगल का हो गया, ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जाता है। ओके, tan थीटा की एक चीज़ और मुझे मालूम होनी चाहिए, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, थीटा के सामने जो साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, P1 है, तो मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ। थीटा के जो बगल में साइड नीचे होती है उसको बेस बोलते हैं। बेस यहाँ पे कितना है, B नीचे है, यहाँ पे 2 नीचे है, यानी बेस
2 है, तो बेस को आप लिख दीजिए 2। अब आपको मालूम है राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, और पाइथागोरस थ्योरम से हम इस साइड को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर उसकी जो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपने कई बार पढ़ा होगा, ये तो बहुत ही फेमस रिलेशन है और इसको कई तरीके से प्रूव करते रहते हैं दुनिया में, तो आपने ये छोटी क्लासेस में काफ़ी पढ़ा है। तो हाइपोटेनस क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ इसे, रूट 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ये चीज़ आ जाती है रूट 5। अब मेरे पास इस ट्राइंगल की सारी साइड्स आ गई, अब मैं कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकता हूँ। ओके, मुझे अब यहाँ पे दिख रहा है कि इस इक्वेशन में, पहली वाली इक्वेशन को देखो आप, पहली इक्वेशन में आपने देखा कि ये सब तो कांस्टेंट है, एन मुझे निकालना है, यही तो सवाल पूछा है क्वेश्चन में। साइन थीटा, साइन थीटा कैसे निकलेगा, साइन थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से निकल जाएगी। ओके, तो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, साइन का जो फॉर्मूला होता है ना, साइन थीटा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आप एक बार ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो देख लेना। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है 1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या है रूट 5, तो मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई। अब मैं इस वैल्यू को अगर इक्वेशन 1 में रख देता हूँ तो आंसर आ जाएगा 1 इंटू 1 हाफ, यानी कि हाफ इज इक्वल टू एन इंटू साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू अभी अभी निकाली आपने 1 अपॉन रूट 5, ये आ गई। रूट 5 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका रूट 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू एन, ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया है। तो इस तरीके से ये निकाला जा सकता था। आपने देखा स्टेप वाइज तरीके से हमने ज्योमेट्री से, ज्योमेट्रिकल रीजनिंग से सारे एंगल निकाले और फिर वहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दिया। इस चीज़ की आप प्रैक्टिस करना, डिटेल्स धीरे धीरे आपके अंदर एब्जॉर्व होती जाएंगी और आपकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।